स्वागत है आपका हमारे चैनल शॉर्टकट की में। हमने पिछले वीडियो में देखा कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में और मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेपीएससी के एग्जाम में पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो इसी को शॉर्टकट में मैं बताना चाहता हूं आपको, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसी से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लिख के ले लीजिए। तो आइए मैं चर्चा करता हूं उसके बारे में, ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए। मेरा आदत है टाइम वाइम उतना हम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, आइए। तो देखिए, पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था क्या है, किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? उरांव जनजाति है। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से जो है आपकी उरांव जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली कौन है? पहली संथाल जनजाति है। ठीक है, और ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि उरांव जनजाति जो है सबसे पढ़ी लिखी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, सबसे पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है? उरांव जनजाति है, 32 जनजाति में। ठीक है, आइए। उरांव भाषा एवं प्रजाति दोनों ही दृष्टि से क्या है? द्रविड़ जाति से संबंधित है। उरांव भाषा एवं प्रजाति दोनों ही क्या है? द्रविड़ जाति से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, प्रथम जंगल साफ कर खेत बनाने वाले भूइंयर कहलाए और जो बाद में आए उन्हें रैयत कहा गया। भूइंयर का अर्थ क्या होता है? भूमि का स्वामी। अब पूछेंगे कि ये क्या मतलब हुआ? ये हुआ कि जब उरांव जनजाति के लोग जो हैं छोटा नागपुर में आकर के बसे, तो उन लोगों ने क्या किया? आकर के जब छोटा नागपुर में बसे तो क्या किया कि जंगलों को साफ सुथरा करके जो है खेती करने लगे और वहाँ पे जो है अपना स्थान बना लिए, क्योंकि उनका मुख्य पेशा क्या था? उनका मुख्य पेशा हो गया कृषि। ठीक है, तो कृषि को मुख्य पेशा बनाए और आकर के जो पहले जो बसे थे उनको भूइंयर कहा जाने लगा। भूइंयर का ही अर्थ होता है भूमि का स्वामी। ठीक है, तो भूइंयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और जो उरांव बाद में आए उन्हें रैयत कहा गया। क्या कहा गया? रैयत कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, प्रति वर्ष बैसाख में जो है इन लोग क्या मनाते हैं? विशु सेंद्रा मनाते हैं। बैसाख में विशु सेंद्रा मनाते हैं, फागुन में जो है फागु सेंद्रा मनाते हैं, और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो है जेठ शिकार मनाते हैं। ठीक है, ये इन लोगों का एक तरह से त्यौहार टाइप का हुआ, वो ये मनाते हैं। ठीक है, आगे आइए। उरांव जनजाति में से किस प्रथा का प्रचलन है? पसरी प्रथा का प्रचलन है। उरांव जनजाति में पसरी प्रथा का प्रचलन है। अब पूछेंगे पसरी क्या होता है? पसरी ये होता है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो है उरांव जनजाति के लोग हल खेत जोतने के लिए मतलब बैल दे के मदद करते हैं उनका, और जब इनको ज़रूरत होता है तो वो मदद करता है इनको, मतलब बैल उल दे के। ठीक है, मतलब विनिमय का एक तरह से बात कर सकते हैं कि एक्सचेंज करता है एक दूसरे का और हेल्प करता है। ठीक है, उसी को पसरी प्रथा कहा जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। धुमकुड़िया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। धुमकुड़िया क्या होता है? धुमकुड़िया एक साधारण घर होता है। जो उरांव जनजाति के लोग मानते हैं कि इसको धुमकुड़िया को एक साधारण घर होता है। ठीक है, और साधारण घर होता है तो उसमें कौन कौन निवास करते हैं? कुंवारी लड़का लड़की जो है निवास करते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। कुंवारी लड़का लड़की निवास करते हैं और लड़कों का धुमकुड़िया अलग होता है, जिन्हें जोक एरप्पा कहा जाता है, और जोक एरप्पा को आप धांगर कुड़िया भी कह सकते हैं, और लड़कियों के धुमकुड़िया को पेल एरप्पा कहा जाता है। ठीक है, जो 3 वर्ष में एक बार प्रवेश होता है। किसमें? धुमकुड़िया में। 3 वर्ष में एक ही बार प्रवेश किया जाता है धुमकुड़िया में। अब देखिए, ये जो पेल एरप्पा में लड़कियों का देखभाल विधवा औरत करती है, जिन्हें बड़की धंगारिन भी कहते हैं। जो लड़कियों लोग का धुमकुड़िया है उनमें कौन सी लड़कियों का देखभाल करती है? विधवा औरत करती है। ठीक है, जिन्हें बड़की धंगारिन भी कहते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आइए अब ये देखते हैं इनमें क्या होता है कि पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो है इनके प्रमुख देवता को क्या कहते हैं? धर्मेश कहते हैं। प्रमुख देवता को क्या कहते हैं? धर्मेश कहते हैं, जो सूर्य का प्रतीक है। सूर्य का प्रतीक है, या सिंहबोंगा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सिंहबोंगा या सूर्य का प्रतीक है। मुख्य पूजा स्थल किसे कहते हैं? मुख्य पूजा स्थल सरना को कहा जाता है। ठीक है, और धार्मिक कार्यों का संचालन कौन करता है? धार्मिक कार्यों का संचालन जो है पाहन करता है। और एक बात याद रखिएगा कि कुंवारा आदमी जो होता है वो पाहन नहीं बन सकता है। ठीक है, शादीशुदा ही बनता है।
और ये जो धार्मिक कार्यों का जो संचालन पाहन करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना कि मतलब जो भी प्रशासनिक कार्य था और धार्मिक कार्य था, दोनों का ही संचालन कौन करते थे? पाहन करते थे। लेकिन जिम्मेदारी बढ़ जाने के कारण जो है क्या हुआ कि वे प्रशासनिक कार्य और धार्मिक कार्यों को बांट दिया गया। जैसे गांव के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को फिर कौन करने लगे? महतो संचालन करता था, ठीक है। फिर महतो संचालन करने लगे। और देखिए, पाहन की सहायक कौन होते हैं? पाहन के सहायक महतो को कहा जाता है, ठीक है। और महतो के सहायक किसको कहते हैं? महतो के सहायक माझी को कहते हैं, ठीक है। जो माझी का क्या कार्य होता है? लोगों तक बात को पहुंचाने का कार्य करते हैं। लोगों तक बात को पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? माझी करते हैं, ठीक है। इनका मुख्य पर्व देखिए कौन कौन होता है। मुख्य पर्व है सरहुल, कर्मा, फागु, जतरा इत्यादि, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब मुख्य मेन रूप से यही सब आता है, तो इनको देख लीजिएगा। सरहुल को बा भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, उराव जनजाति की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। कौन सी है? अखड़ा जिसे कहते हैं। अखड़ा, हम लोग ने मुंडा शासन व्यवस्था में भी बात किया था। अखड़ा किसे कहते हैं? तो अखड़ा में क्या होता है? पंचायत बैठता है, न्याय का कार्य होता है, ठीक है। तो क्या होता है? न्याय का कार्य भी किया जाता है। किसमें? अखड़ा में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, समस्याओं के समाधान हेतु, समस्याओं का किसी भी गांव है, वहां पे कुछ भी है, किसी भी जिस तरह का बना हुआ है, पंचायत है, चाहे बड़ा पंचायत है, चाहे गांव है, तो उसमें क्या होता है कि समस्या होगा ही, तो उसका समाधान करने हेतु जो है 7, 12, 21 या 22 गांव जो है मिलकर किसका निर्माण होता था? पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता था, जिसका प्रधान कौन होता था? पढ़ा राजा कहलाता था। जिसका प्रधान कौन कहलाता था? पढ़ा राजा कहलाता था। लेकिन ये जो 7, 12, 21 और 22 गांव होते थे, अब वो घट करके 5, 4 और 3 गांव हो गए, ठीक है। ये घट गए हैं अब बहुत सारे, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अब तो है कि सब जगह जो है सरकार ही अपना कार्य स्थापित कर चुके हैं, इसीलिए इन लोगों का जो भी पंचायत था, व्यवस्था था, वो क्या हुआ था? धीरे धीरे घटने लगा था, कम होने लगा था, ठीक है। अब देखिए, पढ़ा पंचायत को कितने स्तर में बांटा गया है? पढ़ा पंचायत को कितने स्तर में बांटा गया है? ये चीज ध्यान रखिएगा। 3 स्तर में बांटा गया है। कितने स्तर में बांटा गया है? 3 स्तर में बांटा गया है। कौन कौन से स्तर में? एक निम्न होगा, एक उच्च, मध्य होगा, फिर उच्च होगा, ठीक है। निम्न में कौन काम करेगा? महतो कार्य करता था। मध्य में कौन करता था? पढ़ा राजा करता था। उच्च में कौन करेगा? पढ़ा दीवान करता था, ठीक है। और देखिए, हमने मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा था कि उसमें जो भी पंचायत का कार्य होगा उसमें से पुरुष ही करेंगे। लेकिन पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में है दोनों की भागीदारी होती है। किनकी? महिलाओं की और पुरुष की, दोनों की ही भागीदारी होती है। किसमें? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। किसी भी पंचायती कार्य को करने में दोनों की जो है भागीदारी होती है, ठीक है। अब देखिए, पढ़ा के गांव में से एक को क्या बोला जाता है? राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेरे गांव, चौथे को कोतवार गांव कहते हैं, और जो बाकी बच गया उन्हें प्रजा गांव कहा जाता है। बाकी को प्रजा गांव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 पक्षों के शिकायतकर्ता को बुलाने का कार्य कौन करता है? मान लीजिए किसी भी पंचायत में विवाद हो गया, किसी भी बात से झगड़ा हो गया, तो दोनों पंचायत के जो आदमी होंगे उनको बुलाने का कार्य कौन करते हैं? गोड़ाईत करते हैं। ये गोड़ाईत का कार्य हुआ, ठीक है। कौन करते हैं? गोड़ाईत करते हैं। और देखिए, दूध भैया क्या होता है? दूध भैया का मतलब हुआ कि गांव किसी विशेष परिस्थिति में, यदि किसी विशेष परिस्थिति में कोई गांव एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल हो सकता है, लेकिन पुराने पढ़ा के साथ संबंध विच्छेद नहीं होता है, ठीक है। पुराने जो पढ़ा होते हैं उससे संबंध विच्छेद नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है कि पढ़ा से भी बड़ा संगठन बन जाता है, जिसे अंतर पढ़ा कहते हैं, ठीक है। पढ़ा से भी बड़ा संगठन बन जाता है, उसे अंतर पढ़ा कहते हैं। तो थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसी तरह से तैयारी करते रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं बता देता हूँ कि जेपीएससी का तैयारी करना है तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, और इसी तरीक़ा से वीडियो को देखते रहिए। और जानते ही हैं, जैसा कहना है कि आग का दरिया है और कूद के जाना है, ठीक है। डूब के नहीं जाना, आग का दरिया है और कूद के जाना है। तो लगे रहिए मेरे साथ। थैंक यू।